पशुचारण के बाद में हमारा जो बिंदु है वो है कृषि। कृषि से आप सभी लोग परिचित हैं। प्राथमिक स्तर की आर्थिक क्रियाओं में कृषि महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में भोजन का 71% भाग जो है कृषि से ही प्राप्त होता है। और कृषि जो कि भिन्न भिन्न प्रदेशों में वहां की जलवायु दशाओं से प्रभावित होती है। इसके लिए जल, भूमि, मिट्टी, जलवायु या मानसून, ये सारे इसके फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो कृषि के कई प्रकार हैं। हम कृषि के प्रकारों में हम बात करेंगे सबसे पहले, जिनमें निर्वाह कृषि, फिर आदिम निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि जिसको कहते हैं, उसमें चावल प्रधान कृषि और गेहूं प्रधान कृषि, फिर बाद में डेयरी कृषि, ट्रक फार्मिंग, मिश्रित कृषि, बागानी कृषि, रोपण कृषि, स्थानांतरित कृषि, सहकारी कृषि और सरकारी कृषि। तो ये सारे कृषि के प्रकार। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो बिंदु है कृषि, और इसमें सबसे पहले हम लेंगे गहन निर्वाह कृषि। तो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम कृषि, और इसमें हम सबसे पहले लेंगे आदिम निर्वाह कृषि। ये है हमारे कृषि के प्रकार, जिनमें निर्वाह कृषि, जिसमें आदिम निर्वाह कृषि, जिसमें स्थानांतरित कृषि भी आती है इसके अंतर्गत। गहन निर्वाह कृषि में गेहूं प्रधान व चावल प्रधान कृषि, फिर बाद में रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि, बागानी कृषि, मिश्रित कृषि, स्थानांतरित कृषि, जो कि इसी आदिम कृषि का एक रूप है, और ट्रक कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, उसके बाद में सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि। तो ये कृषि के कुछ प्रकार हैं जो हम इस अध्याय में या हमारे इस जो वीडियो है आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसके बारे में। इसके बाद में हमारा रहेगा लकड़ी काटना और एक खनन। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक होगा, ये इसमें कृषि पहला है। निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में हम देखते हैं सबसे पहले आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि जो मनुष्य परंपरागत रूप से, प्राचीन रूप से कृषि करता था, यह आदिम निर्वाह कृषि। और उस समय कृषि का जो रूप प्रचलित था वो था स्थानांतरित कृषि। उस समय आदिम अवस्था में मनुष्य खेत तैयार करने के लिए वनस्पति को, या यूं कहें जंगलों को जलाकर वहां पे खेत तैयार करता था। और उस समय खेतों का जो आकार था वो छोटा था, और पुराने परंपरागत औजार जिनमें पहाड़े, कुल्हाड़ी, इनका प्रयोग किया जाता था। और हर बार जैसे खेत को जलाना, तो इससे जलाने से क्या होता, वो राख जो होती वो खाद का काम करती। मनुष्य जब तक उसमें फसल लेता था, उसके बाद में जब उसका उपजाऊपन कम होता तो दूसरी जगह पे वहां पे वनस्पति को जलाकर अपना नया खेत तैयार करता, और तब तक वो जमीन, पहले वाली जमीन पड़ी रहती। और जब नई जमीन जो तैयार की उसमें उर्वरक क्षमता कम होती तब वो पुरानी जमीन में वापस आ जाती। इस प्रकार खेतों का आकार भी छोटा होता था, और इसमें वनस्पति को तथा वनों को जलाकर खेत तैयार किए जाते थे, और प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी इसमें कम थी। तो ये प्राचीन आदिम तरीका था, और इसमें मुख्य रूप से इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, क्योंकि खेत बार बार जो है नया खेत बनाना, और ये प्राय रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रचलन में थी। इसमें अफ्रीका, दक्षिण मध्य अमेरिका व उष्णकटिबंधीय भाग, यानी दक्षिण मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये कृषि प्रमुख रूप से, और इससे कृषि को कर्तन दहन भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वनस्पति को काटा जाता है फिर जलाया जाता है, तो इसलिए इसको कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे अलग, जैसे दुनिया में या हम कहें संसार में भिन्न भिन्न जगहों में इसको भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे जुम्मीन कृषि भी कहते हैं। मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से, और इंडोनेशिया में इसे लादांग के नाम से, तथा वियतनाम में इसे रेक के नाम से जाना जाता है। और इसमें खेतों का आकार छोटा और औजार परंपरागत। अब है हमारे जो, फिर बाद में इस कृषि का रूप परिवर्तन होता है, ये आदिम स्थायी कृषि में बदल जाती है। और अब अगला हमारा है गहन निर्वाहन कृषि। और आदिम निर्वाह कृषि में जो हम आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी छोटी एक बात हो रही है कि आदिम निर्वाह कृषि जब बाद में स्थायी कृषि के रूप में परिवर्तित होती है, तो खेतों का आकार भी बड़ा होता है, और जुताई में पशुओं को भी काम में लिया जाता है, स्थायी रूप से कृषि की जाती है, फसलीकरण को भी अपनाया जाता है। तो ये मुख्य विशेषताएं। अब है हमारी गहन निर्वाहन कृषि। गहन निर्वाह कृषि में मुख्य रूप से कुछ विशेषताएं इसकी। तो इसमें सबसे पहले कि गहन रूप से निर्वाहन कृषि की जानी, यानी खेतों का या जोतों का आकार छोटा हो जाने के कारण तथा जनसंख्या के दबाव बढ़ जाने के कारण अन्य फसलों का भी इसमें उत्पादन किया जाने लगा। वर्ष में 1, 2, 3 फसलें ली जाने लगी। यंत्रीकरण का भी इसमें प्रयोग हुआ है, और इसके साथ में भोजन के साथ, या यूं कहें खाद्य सामग्री के साथ साथ अन्य जो पशुओं के लिए चारा तथा या अन्य जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए भी इसका उपयोग किया जाने लगा। तो ये गहन निर्वाह कृषि, इसमें मुख्य रूप से हम देखें चावल प्रधान कृषि तथा चावल रहित कृषि। तो पहले लेते हैं हम चावल प्रधान कृषि।
तो यह है चावल प्रधान कृषि की कुछ विशेषताएं। इसमें प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है तथा प्रति कृषक उत्पादन इसमें कम होता है। इसमें भूमि पे जो है अधिक दबाव होने की वजह से यह गहन कृषि की जाती है। कृषक का पूरा परिवार इसमें शामिल होता है जो कि निर्वाह कृषि का ही, और इसके अलावा खाद, पशु व हरी खाद का भी इसमें प्रयोग होता है। तो निर्वाह कृषि में चावल या गेहूं प्रधान कृषि में ये दोनों ये फैक्ट है जो निर्वाह कृषि में चावल तथा गेहूं प्रधान कृषि में ये विशेषताएं पाई जाती है। इसके अलावा चावल प्रधान कृषि जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में की जाती है। भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दक्षिण व मध्य चीन में यह कृषि की जाती है। तो यहाँ पर प्रमुख फसल होती है यह चावल ही होती है। अब है हमारा गेहूं प्रधान कृषि या गेहूं प्रधान गहन कृषि। तो इसमें पहला ये चावल और दूसरा है चावल रहित कृषि या गेहूं प्रधान। तो मुख्य फसल इसमें भी गेहूं होगी। तो गेहूं प्रधान कृषि, गेहूं प्रधान कृषि में मुख्य फसल गेहूं होती है। इसके साथ साथ जो सोयाबीन, जो सोरपम भी बोया जाता है। और ये कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ध्यान रखना, चावल प्रधान कृषि में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, तो गेहूं प्रधान कृषि में वर्षा कितनी, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। और जिन क्षेत्रों में की जाती है वो देश हैं, देखें, उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान। यहां पर कौन कौन सी फसलें, गेहूं, सोयाबीन, जो सोरपम। और भारत में सिंध गंगा के मैदान के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में गेहूं तथा इस मैदान के दक्षिण मध्य भाग में जहां वर्षा थोड़ी कम हुई या यूं कहें शुष्क प्रदेश में जवार बाजरा बोया जाता है। तो ये है आपके कृषि का जीवन निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि के भाग, चावल प्रधान कृषि और गेहूं प्रधान कृषि या चावल रहित कृषि भी इसको कहा जाता है। अब हमारा अगला बिंदु है जो कि रोपण कृषि से संबंधित, वो हम लेते हैं इसके बाद में। तो साथियों ये है बागानी व रोपण कृषि, जिसमें ये कृषि उपनिवेश काल में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जिस समय ब्रिटेन वासियों ने या फ्रांस वासियों ने दूसरे क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बनाया, उस समय ये कृषि की गई। और इन्होंने उपनिवेश देशों में अपनी जो कुछ फसलें थी उनके बाग लगाए। जैसे कि ब्रिटेन वासियों ने भारत, श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबड़ तथा पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना व केले के वृक्ष या पौधे लगाए या बाग लगाए। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी व कोको के जो है फसल, यानी वहां का कॉफी व कोको के बाग लगाए। और अमेरिकन ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। और यूरोपियन लोगों ने ब्राजील में कहवा के बागान लगाए, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है। बाद में कालांतर में ये जो है जो उपनिवेशों के अधीन थे या उपनिवेश के जो कृषि के बागान थे, इनको उन्हीं देशों को दे दिया गया। और इस कृषि की मुख्य विशेषताओं में है कि इसमें अधिक पूंजी निवेश की तथा उच्च तकनीकी दक्षता की और इसके अलावा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये एक फसली कृषि है और इसमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता रहती है। तो ये है इस कृषि की मुख्य विशेषताएं। और इसके अलावा इस कृषि में जो हम कहें कि कौन कौन सी फसलें हैं, तो देखें इसमें सबसे पहले इलायची, काली मिर्च, रबड़, कहवा, कॉफी, कोको और नारियल, गन्ना, चाय, ये कुछ फसलें हैं इसके अंतर्गत आती है। तो देखें नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो प्रमुख फसलें चाय, कॉफी, इलायची, काली मिर्च, रबड़, गन्ना, केला, नारियल, कहवा, कोको। तो ये है हमारा रोपण कृषि। अगला है हमारा विस्तृत वाणिज्य कृषि। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, किन क्षेत्रों में की जाती है, तो जैसा कि जाहिर है विस्तृत वाणिज्य कृषि में भी अधिक पूंजी निवेश की, उस तकनीकी तथा यंत्रीकरण की अधिक आवश्यकता तथा ये कुछ विशेषताएं। तो विस्तृत वाणिज्य कृषि देखते हैं। तो कृषि का अगला प्रकार विस्तृत वाणिज्य कृषि। विस्तृत वाणिज्य कृषि उन देशों में की जाती है जहां पर जनसंख्या कम तथा भूमि वहां पर अधिक है। तो और मुख्य रूप से इसमें विकसित देश ही है। तो विकसित देशों में जहां पे जनसंख्या कम है और भूमि अधिक है। इसके अलावा भूजोत का आकार है जो विस्तृत होता है, यानी खेत बड़े बड़े होते हैं। 200 हेक्टेयर से लेकर 1600 हेक्टेयर तक का भूजोत कम से कम। इसमें मानवीय श्रम की कम आवश्यकता तथा यंत्रीकरण इसमें अधिक उपयोग होता है। इसके अलावा प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन इसका अधिक है। और इसमें मुख्य रूप से देखें कौन कौन सी फसलें हैं वो। तो ये है विस्तृत वाणिज्य कृषि, जिसमें मुख्य फसल गेहूं होती है। इसके साथ साथ में जौ, जई, राई, तिलहन, मक्का आदि का भी उत्पादन किया जाता है। और यूरेशिया के स्टेपीज, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास,
दक्षिण अफ्रीका के वेल्डर्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटरबरी में ये कृषि की जाती है। और अगला है हमारा मिश्रित कृषि।